हेलो, कैसे हो? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन करंट और इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। मेरे ख्याल से 7-8 एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू हम अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। बट इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस देखने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ यार, बच्चों अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं लोग अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी नहीं आया है और उनको पता भी नहीं है कब एग्ज़ाम होना है, नहीं होना है। तो मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि कंसंट्रेशन का दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो यार देखो, एक चीज़ तो मैं सीधा कह दूँ, तुम 7वीं 8वीं में तो हो नहीं, तुम बोर्ड एग्ज़ाम देने नहीं वाले हो, जो तुम्हें कंसंट्रेशन या के लिए मोटिवेशन की नीड होगी। मतलब मैक्सिमम लोग मुझे लगता है जॉबलेस होंगे। लेट्स बी वेरी ब्लंट एंड टॉक ऑन फैक्ट्स टुडे। काफ़ी सारे लोग जॉबलेस होंगे। जितनी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनमें से बहुतों का ये घर वालों ने लास्ट अटेम्प्ट दिया होगा कि यार इस बार पास करना है तो कर जाओ, नहीं तो अगली बार तो फिर शादी हो जाएगी। या फिर जो जॉब में भी होंगे उन्होंने भी अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया होगा कि हम अगर इस जॉब से इसमें स्विच करते हैं, बीपीएससी के जॉब में स्विच करते हैं, तो हमारी सैलरी बढ़ेगी, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूँगा, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनके साथ रहने में उनका टेक केयर हम अच्छे से कर पाएंगे। तो तुमने अपना सब सोच के रखा होगा, तभी तुम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। शौकिया तो कर नहीं रहे हो भाई, ऑलरेडी जॉब्स इतने कम है मार्केट में, है ना? तो यार अगर ये चीज़ें भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, तो कोई भी चीज़ तुम्हारे अंदर सुनामी वॉल्केनो नहीं पैदा कर पाएगी। अब अगर ये नहीं कर पा रही हैं तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। तुम्हारे खुद के रीजंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि तुम मोटिवेटेड फील करो। यू डोंट हैव टू गो टू एनीवेयर, है ना? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सुनामी को पैदा नहीं करना है, किसी वॉल्केनो को नहीं करना है, कोई गाना नहीं सुनना है यार। तुमको खुद को अपने अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है? क्लिक बेट्स से बचो यार, बहुत लोग कुछ भी थंबनेल लगा लेते हैं, उन चीज़ों से बचो। फोकस ऑन स्टडी। तुम्हारे 10 मिनट 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग इतने छोटे वीडियोस क्यों बनाते हैं? हम लोग अपनी वीडियोस में एक भी बकवास चीज़ नहीं करते हैं, ताकि हमें पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है यार। स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स का, उनको टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। सुबह खाना बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, दिन भर बच्चे को संभालना है, सास ससुर को देखना है, शाम में जाके टाइम मिलता है बेचारियों को पढ़ने का। मतलब बेचारी नहीं कहना चाहिए, ठीक है, दे आर मैनेजिंग काफ़ी अच्छे से। और मुझे पता है कि फीमेल्स काफ़ी अच्छा करेंगी। आई ट्रस्ट दम, आई हैव फेथ ऑन दम। देखो तो हाँ, क्या कर कह रहे थे हम, कि हम लोग एक टेस्ट सीरीज तो नहीं कहेंगे, टेस्ट ला रहे हैं प्रॉबेबली ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ जून। एक 50 क्वेश्चंस का हम एमसीक्यू का टेस्ट लाएंगे। उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा वो आपको ग्रेजुअली बता दिया जाएगा, बट वो टेस्ट 50 क्वेश्चंस का होगा। और ये मत समझना कि 50 क्वेश्चन है तो तुमको 50 ही चीज़ें पता चलेंगी। तुम नॉर्मल कोई टेस्ट देते हो, उसमें 150 क्वेश्चंस होता है, 2 घंटे का टेस्ट पेपर होता है, उसमें तुम्हें मोस्टली 150 चीज़ें पता चलती हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस ही होते हैं। बट थ्रू दिस 50 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू कवर 250 300 फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, विल ट्राई टू गिव यू। तुम मेरा लास्ट वीडियो जाके देखना, बीपीएससी से पहले 10 8 मिनट का वीडियो था, 3 सवाल आए थे उससे 10 क्वेश्चन में। रोहित का सीडीपीओ से पहले वाला वीडियो देखना। वो जब लिखता है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वो जब लिखता है कि 2 क्वेश्चन लिख के रखो कि आएंगे, तो 2 क्वेश्चन उस वीडियो से आते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत है नहीं, ये हुआ है, यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर ओन। तो सोचो, जब हम 50 क्वेश्चन तुमको करवाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, जिसके थ्रू तुम्हें 250 300 चीज़ें पता चलेंगी, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उससे कितने क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। आई वोंट गिव अ फिगर कि 10 आएंगे 20 आएंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ भाई 5 6 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? और जब हम कहते हैं, हमारी टीम कहती है आएंगे, तो इट लिटरली मीन्स कि आएंगे। नो वन कैन क्वेश्चन दैट, क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। वी हैव बीन थ्रू दिस फेज, द फेज जिससे आप जा रहे हो, मतलब इस एग्ज़ाम के लिए, इससे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम के लिए, उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम जो होता है इंडिया का, उसके लिए वी हैव गॉन थ्रू एवरी फेज जिससे आप अभी जा रहे हो, ठीक है? लेट्स नॉट। तो हम कब करने का प्लान कर रहे हैं? जून के फर्स्ट संडे को मोस्टली। डेट माइट चेंज। हाँ, फी कुछ नहीं होगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उस टेस्ट का, बट कुछ क्राइटेरिया होंगे उस टेस्ट के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर बेस 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास 100 लोग ही रहें, बट वो सीरियस कैंडिडेट हों यार।
हमें सीरियस बच्चों को पढ़ाना है यार, हमें नॉन सीरियस बच्चों को नहीं पढ़ाना है। नॉन सीरियस बच्चों के लिए ऑलरेडी मार्केट में फ्लडेड है टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स हैं जो नॉन सीरियस बच्चों को केटर करते हैं। हमें सीरियस बच्चों को पढ़ाना है। तो जो पहला प्री रिक्विजिट रहेगा उस टेस्ट का डिस्कशन को देखने के लिए, वो वीडियो पब्लिक नहीं होगी, वो वीडियो प्राइवेट होगी। तो जो बच्चे उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं को वो वीडियो डिस्कशन का वीडियो दिया जाएगा, उसके अलावा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और ग्रेजुअली मैं अपने वीडियोस में उस टेस्ट के रिगार्डिंग क्लैरिटी लाऊंगा। अभी आप, चलो अभी हम अपन इसको देखते हैं, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एमसीक्यू वाले टॉपिक को देखते हैं, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपरली कनेक्टेड चार्ज्ड पार्टिकल if they are having same charge, capacity, resistivity, potential, none more। मतलब कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट दो चार्ज्ड और कनेक्टेड पार्टिकल में नहीं फ्लो करेगा अगर उन दोनों का क्या सेम होगा। तो उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं। मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, तो क्या उन दोनों के बीच में चार्ज फ्लो कर सकता है? एकदम कर सकता है। उन दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, अदरवाइज कुछ भी सेम हो चार्ज फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले पूछोगे सर पोटेंशियल क्या होता है, ये बता दीजिए आप हमको। तो देखो यार पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की यूनिट आपको पता है वोल्ट होती है, वोल्ट है ना। उसकी एक और यूनिट हो सकती है, देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो जूल पर कूलम भी जो है वो पोटेंशियल का यूनिट हो सकता है। अब जैसे मान लो आपने बैटरी देखी होगी, तो बैटरी से आपको पता है कि करंट फ्लो करता है बैटरी से। बैटरी में एक लंबा तार बनाते हैं, एक छोटा तार बनाते हैं, जब उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दैट शोज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब 0 वोल्ट की बैटरी है, तो कोई करंट पास ही नहीं करेगा, कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। करंट तो चार्ज की फ्लो को ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है, या फिर इसका मतलब, तो इट सिंपली मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट सेम पोटेंशियल पे हैं, तभी तो डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब सेम पोटेंशियल पे हैं दोनों। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो में कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है, तभी कोई करंट पास नहीं करता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होता है। एक सेकंड यार, बहुत सराउंडिंग में बहुत नॉइज है, एक सेकंड होल्ड करना भाई। हाँ, सॉरी फॉर दैट यार, बाहर बहुत नॉइज़ था। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, ये दो इंसान ना सेम पोटेंशियल पे है, टैंक ए और टैंक बी में पानी सेम है ना, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा पानी का। लेकिन अगर मान लो टैंक ए में ज़्यादा पानी है, टैंक बी में कम पानी है, तो पानी का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो रहा होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो रहा होगा। ठीक है। अब देखो ये कह रहा है ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट, कैपेसिटेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेशर एंड हाइट, नन मोर। तो ओम्स लॉ जो है वो रिलेशन देता है V इज इक्वल टू आई आर, एंड दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं बचपन में, नौवीं दसवीं में, तो सबसे पहला लाइन जो लिखा रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन देता है, और रेजिस्टेंस जो है उसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। जब अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ोगे तो एक होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वेर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे मैं करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता ना, तो A भी सही हो जाता, सी भी सही, बी भी सही हो जाता, तो आंसर मोर होता। बट यहाँ पे जो बच्चे जिन्होंने 11th 12th में साइंस है, जिनका वो फंस गए होंगे, उन्होंने इसको भी सही मार दिया होगा। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। So the correct answer will be B, right? देखो ये मैं ऑलरेडी तुमसे रिव्यू कर चुका हूँ पिछली बार। दिस प्रेशर जो पानी क्रिएट कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज, दिस इज कॉज, दिस इज मेकिंग द करंट फ्लो। करंट इज इफेक्ट,
एंड रजिस्टर इज ऑपोजिंग, दिस स्मॉल आउटलेट इज ऑपोजिंग कि नहीं भाई हम तुमको फ्लो करने नहीं देंगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको पता है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें हार्मोनिक मीन मार दिया होगा, जिनको हार्मोनिक क्या होता है ये पता है होगा। बट डियर हार्मोनिक मीन तो तुम तब मारोगे ना जब हार्मोनिक मीन थोड़ी है, ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। हार्मोनिक मीन में क्या होता है 3/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, और दो कॉम्बिनेशन है तो 2/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को पहले देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन ये है a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ज्योमेट्रिक मीन ये है क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ए बी सी। हार्मोनिक मीन है 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर ये 3 नहीं रहता तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, बट चूंकि ये 3 डाल दिया है तो ये हार्मोनिक मीन तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है। अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। तो यार सिंपल, अगर आपने 11th 12th में पढ़ रखा है तो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। ये देख लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है मेटल्स का। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स होगा, और ये मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, है ना, मेटल्स के केस में। मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो किसी भी इंसान का, किसी भी तार का, मेटल का कंडक्टिविटी कम होगा, वो अपोज करना चालू करेगा करंट को, है ना, और कम करंट फ्लो कर पाएगा। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करो तो जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे वो ज़्यादा फ्लो कराएगा करंट को, है ना। ये डिफरेंस है मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस बढ़ेगा और मेटल्स का टेम्परेचर के साथ कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। टंगस्टन तो आपको पता है बल्ब में होता है यार, टंगस्टन। टंगस्टन का ओर को क्या कहते हैं, उल्फ्रॉन कहते हैं, उल्फ्रॉन। कहाँ पाया जाता है, ये शायद म्यांमार में पाया जाता है, जहाँ तक मैं श्योर हूँ, आप देख चेक कर लेना। बट टंगस्टन के ओर को क्या कहते हैं, ठीक है। टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट में होता है। टंगस्टन जैसे ही आता है, एक चीज़ और पता होना चाहिए, एक्वा रीजिया में भी टंगस्टन डिसॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, मतलब तुम्हारे घर में कितना बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे, करंट पे, वोल्टेज इंटू करंट पे, या वॉट पे। तो भाई वॉट तो यूनिट ऑफ पावर है, जितना तुम पावर कंज्यूम करोगे उस पर डिपेंड करेगा, तो वॉट पे 1 तो आंसर होगा। वोल्टेज इंटू करंट भी तो पावर ही है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। सो वॉट और 1 and 4, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी। सो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ पावर, एंड दैट पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉट और वोल्टेज इंटू करंट, डी। सो द यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले तो फैराडे कांस्टेंट है क्या ये चेक कर लेते हैं। तो देखो द फैराडे कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। सो फैराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू E into Na, यानी 1.60 into 10⁻⁹ multiplied by 6.02 into 10⁻23. That comes out to be 96500 coulomb per mole. So the unit is coulomb per mole. So the correct answer will be B. No, it won't be B. कूलम पर मोल को क्या लिख सकते हो, कूलम को ही तो तुम एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिखोगे, है ना। तो कूलम को अपन एम्पियर इंटू सेकेंड पर मोल भी लिख सकते हैं। अब देखो दिस डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में हो रहा है, मतलब आउटपुट हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमको ये मिल रहा है। मोटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है क्या, नहीं, मोटर तो भाई इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है ना चीज़ों को, मतलब वोल्टेज को अगर बढ़ाना हो तो ट्रांसफार्मर यूज़ करो, वोल्टेज को घटाना हो तो ट्रांसफार्मर यूज़ करो। सोलर सेल तो सन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी जनरेटर। जनरेटर करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीजल डालते हो और इलेक्ट्रिसिटी पाते हो, है ना। सो
दिस वाज ऑल अबाउट इट। इसमें कोई भी डाउट हो तो लिख के बता देना, है ना? चलो बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।